कैसे हो बच्चों आप लोग? बच्चों पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। एक्सपेक्ट करता हूँ पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। बच्चों ये हम लोग कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स का लेक्चर नंबर 5 जो हम लोग फॉर्मूले के थ्रू सीख रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने 4 वीडियोस इस पर हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। ये उसका 5th लेक्चर है जिसमें हम लोगों ने टोटल 160 फॉर्मूले तक देख लिए हैं। आज हम लोग उसके आगे कुछ फॉर्मूले देखेंगे। इसमें हम लोग कर क्या रहे हैं, इसमें हम लोग फॉर्मूले और उनका जो टर्म उसमें यूज हो रहे हैं वो क्या है और वो फॉर्मूले कहाँ इस्तेमाल होते हैं, बस हम लोग इसका जो स्टडी है वो हम लोग इस वीडियोस में कर रहे हैं। तो बच्चों ये आपके लिए इम्पोर्टेंट इन द सेंस है कि आप इससे अपने फॉर्मूले का सेट भी बना सकते हो, प्लस जो पूरी फिजिक्स है उसके सारे इम्पोर्टेंट फॉर्मूले कहीं ना कहीं आपके सामने से गुजरते जा रहे हैं। तो ये लेक्चर्स इस लिहाज से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके सामने से पूरे फिजिक्स के वीडियोस, पूरे फॉर्मूले गुजरते जा रहे हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने 160 नंबर तक के फॉर्मूला को देख रखा है, 160 तक का। तो बच्चों अगर किसी ने वो ना देखा हो तो इसके प्लेलिस्ट में जाके, इस प्लेलिस्ट की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो उसको आप चेक कर लो और उसमें 1 to 4 वीडियोस आप देख लो। उसमें बहुत सारे टर्म्स को डिफाइन किया गया है। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। बच्चों ये क्या है 161? ये क्या है? ये है V इक्वल टू आई आर, यानी ये ओम्स लॉ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप। ये ओम्स लॉ है जहां की V क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, I क्या है करंट और R क्या है रेजिस्टेंस। रो इक्वल टू E बाई जे। बच्चों इसमें हम लोग जो फॉर्मूले हैं उनका यूज कहाँ होता है और फॉर्मूले क्या बताते हैं, बस खाली इतना हम लोग देखते चल रहे हैं। रो यहाँ पे रेजिस्टिविटी है, E इलेक्ट्रिक फील्ड और जे क्या होता है बच्चों करंट डेंसिटी। जे यानी करंट डेंसिटी दैट इज आई अपॉन ए। और रो क्या है बच्चों यहाँ पे रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी जो कि किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। ई इलेक्ट्रिक फील्ड और जे करंट डेंसिटी। जैसे V इक्वल टू आई आर होता है, बिल्कुल वैसे ही ये E इक्वल टू रो जे होता है। इसको आप कह सकते हो, जिसको आप मेजर कर सकते हो, यानी कि वो क्वांटिटीज जिनको आप किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सको। और ये है वो क्वांटिटी जिसको आप फॉर्मूले से मेजर कर सकते हो, यानी रो इक्वल टू ई बाई जे। रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल बाई ए। बच्चों ये भी एक फॉर्मूला है जो बताता है कि अगर तुम्हारे पास कोई वायर है जिसकी रेजिस्टिविटी रो, जिसकी लेंथ ए, जिसका एरिया ए, तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा। ये रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है। इसी से पता चलता है कि अगर आपके वायर को खींच दिया है, वायर की लेंथ बड़ी कर दो, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम कर दो, तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ये आर यहाँ पे इस वायर का रेजिस्टेंस है, रो रेजिस्टिविटी, एल लेंथ और ए उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। नेक्स्ट फॉर्मूला बच्चों ये बताता है रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड कर रही है। यानी रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस ये दोनों ही टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं। यानी अगर बात की जाए मेटल्स की, तो जो अल्फा होता है वो दोनों के लिए ही पॉजिटिव होगा, यानी चाहे वो रेजिस्टिविटी की बात हो रही हो, चाहे वो रेजिस्टेंस की बात हो रही हो। तो अल्फा अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब जो मेटल्स हैं उनका रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ने के साथ में बढ़ेगा। यानी अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो जो मेटल्स होते हैं उनका रेजिस्टेंस आपको बढ़ता हुआ मिलेगा, जबकि अगर सेमीकंडक्टर्स होंगे तो उनका घटता हुआ मिलेगा। तो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस ये दोनों ही टेम्परेचर के बढ़ाने के साथ बढ़ते हैं। किसके लिए? मेटल्स के लिए। और अगर वही सेमीकंडक्टर्स की बात होती है तो वो घटते हैं, क्योंकि अल्फा दोनों के केस में, यानी चाहे वो रेजिस्टिविटी हो चाहे वो रेजिस्टेंस हो, पॉजिटिव होता है। बच्चों ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है, यानी I इक्वल टू एन ई ए वी डी। उसी को लिखने का एक तरीका, ये एन ई ए वी डी यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जब कोई किसी मेटल वायर सपोज ये है, जब इस पर आप पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई करते हो, जब आप किसी बैटरी को अप्लाई करते हो, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो चार्जेस होते हैं, वो मूव करते हैं और वो कोलिजन करते हैं पॉजिटिव चार्ज के साथ और इलेक्ट्रॉन्स के साथ आपस में भी, जिसके कारण एनर्जी का लॉस होता है, जिसके कारण वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से लगभग चल पाते हैं, बजाय इसके कि वो कांस्टेंट एक्सीलरेशन से चले। तो उस कांस्टेंट वेलोसिटी को आप बोलते हो, नाम देते हो क्या? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो I इक्वल टू एन ई ए वी डी। और इसी को अगर आप नीचे ले जा रहे हो तो ये I अपॉन एन ई हो गया। और इसी में अगर आपने I अपॉन ए, आई अपॉन ए को अगर आपने नाम दे दिया क्या? जे, करंट डेंसिटी, तो ये फॉर्मूला हो गया वी डी इक्वल टू जे अपॉन एन ई। क्या किया आपने? आई अपॉन ए को
इस VD वाले में I अपॉन A को आपने नाम दे दिया J, तो ये 167 फॉर्मूला बन गया। ये बच्चों पावर का फॉर्मूला है, जैसे किसी बल्ब को या किसी रेजिस्टेंस को आपने कनेक्ट करके रखा हुआ है किसी सेल के साथ में, तो उस रेजिस्टेंस में से कितने का पावर जनरेट होगा, ये उसका फॉर्मूला है I स्क्वायर R V स्क्वायर बाई R V इंटू आई। इनफैक्ट आपको अगर इन तीनों में से कोई एक फॉर्मूला याद रहे तो बाकी दोनों को आप जरूरत पड़ने पर निकाल सकते हो। अगर आप V को I R रख दो तो आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। अगर आप I को V अपॉन R लिख दो तो ये आपको दूसरा वाला फॉर्मूला मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला किस चीज का है? अगर कोई रेजिस्टेंस है, कोई बल्ब है, तो उसमें से कितने की पावर जा रही है, कितना उसमें एनर्जी कंज्यूम हो रही है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये फॉर्मूला है V इक्वल टू E प्लस माइनस आई आर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ सेल का। यानी अगर आपके पास एक सेल है और उसके अक्रॉस अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस को नापते हो, ये अगर आपने एक वोल्टमीटर लगाया और आपने उसके पोटेंशियल डिफरेंस को नापा, तो ये E प्लस माइनस आई आर, जहां की E क्या है इस सेल का EMF, R क्या है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। तो अगर वो सेल चार्ज हो रही होती है तो उसमें आप प्लस लेते हो, अगर वो डिस्चार्ज हो रही होती है तो माइनस लेते हो, जिससे आपको ये पता चलता है कि किसी सेल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो उसके EMF के बराबर ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। वो ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। तो जो कब ज्यादा होता है, कब प्लस लेते हो, जब वो सेल चार्ज हो रही होती है, और माइनस कब लेते हो, जब वो सेल डिस्चार्ज हो रही होती है। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला आपने देखा ये चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग का है। 170th फॉर्मूला बच्चों ये क्या है? ये रेजिस्टेंस के सीरीज का कॉम्बिनेशन यानी इक्विवेलेंट। इसका मतलब अगर आपके पास ऐसे कुछ रेजिस्टेंस लगे हुए हों और आप ये चाहते हो कि इसका एक अकेला रेजिस्टेंस हम बनाएं जो वही काम करे जो ये सारे मिलके कर रहे हैं, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन अगर आपने बैठाया तो उसका फॉर्मूला हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। जब वही काम बच्चों आपने पैरेलल में किया, इसका मतलब आप रेजिस्टेंस को ऐसे लगा रहे हो, आप रेजिस्टेंस को पैरेलल लगा रहे हो। बच्चों पैरेलल में क्या होता है, जो दोनों सिरे हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं। सीरीज में क्या होता है, एक सिरा दूसरे से जुड़ता चला जा रहा है। तो जब आप पैरेलल में कॉम्बिनेशन लगाते हो रेजिस्टेंस का, तो आपके पास निकालने का ये फॉर्मूला है 1/R1 प्लस 1/R2, यानी कैपेसिटर जैसे सीरीज में जुड़ते हैं, रेजिस्टेंस वैसे पैरेलल में जुड़ते हैं। और इसीलिए आप ये कहते हो कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है रेजिस्टेंस का, वो सबसे छोटे रेजिस्टेंस से भी छोटा आएगा, और जब सीरीज कॉम्बिनेशन लगाओगे तो सबसे बड़े रेजिस्टेंस से भी बड़ा आएगा। नेक्स्ट है बच्चों चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ये फॉर्मूला है जब आप किसी कैपेसिटर को किसी रेजिस्टेंस के साथ में लगा के और तब उसको चार्ज करते हो। यहाँ पे मान लो आपने एक स्विच को लगा दिया और तब आप चार्ज करते हो, तो ये बताता है कि टाइम के बीतने पर उस कैपेसिटर पे कितने का चार्ज डेवलप होगा। यहाँ पे Q नॉट क्या होता है, मैक्सिमम चार्ज, जो आपने अगले फॉर्मूले में आप देख रहे हो, ये CV ये है। और टाइम बीतने के साथ साथ में कैपेसिटर पे चार्ज बढ़ता चला जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा जब कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज हो जाएगा तो वो फिर इस सर्किट में फ्लो करने वाले करंट को बिल्कुल रोक देता है, जिसको आप बोलते हो स्टेडी स्टेट कंडीशन। तो ये जो फॉर्मूला है ये क्या बता रहा है, Q इक्वल टू Q नॉट वाला, ये बता रहा है आपको कि टाइम के बीतने पर उस कैपेसिटर पे चार्ज कैसे कैसे बढ़ता जाएगा। और चार्ज अगर हो रहा है कैपेसिटर, तो इसका मतलब उतने समय तक जब तक कैपेसिटर पूरी तरह चार्ज नहीं हो गया तब तक उसमें करंट भी फ्लो कर रहा है। तो ये फॉर्मूला I इक्वल टू I नॉट वाला, ये फॉर्मूला बता रहा है आपको कि टाइम के साथ में कितने का करंट फ्लो करेगा। यहाँ बच्चों Q नॉट क्या है, C इंटू V, यानी ये कैपेसिटेंस, ये रेजिस्टेंस, ये वोल्टेज। तो मैक्सिमम चार्ज CV, I नॉट क्या है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, सो I नॉट मैक्सिमम करंट। तो V बाई R, V क्या है यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस को आप रेजिस्टेंस से डिवाइड करोगे तो उसमें मैक्सिमम करंट कितने का फ्लो कर रहा है वो मिल जाएगा। और यहीं पर बच्चों जो T की वैल्यू होती है, जब आप उसको एक टाउ यानी जिसको बोलते हैं टाइम कांस्टेंट यानी आप उसको जब RC के बराबर रख दोगे, टाउ को T इक्वल टू टाउ, तो उसको आप बोलते हो टाइम कांस्टेंट, यानी जब E की पावर -1 आ जाए। तो बच्चों ये सारे फॉर्मूले कहाँ के हो गए, ये हो गए चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के। ये फॉर्मूला है बच्चों आगे वाला डिस्चार्जिंग का। जब आपके पास कैपेसिटर एक बार पूरी तरह चार्ज हो गया, अब आपने क्या किया, सेल को डिस्कनेक्ट कर दिया और कैपेसिटर को, यानी जो चार्ज्ड कैपेसिटर है, उसको आपने रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर दिया ताकि वो अपने को
डिस्चार्ज करे। यहाँ बच्चों जो माइनस साइन होता है वो ये बताता है कि जो चार्जिंग करंट होता है और जो डिस्चार्जिंग करंट होता है उनके डायरेक्शंस अपोजिट होते हैं। यानी जो चार्जिंग करंट है, जैसे इस फिगर पे बच्चों आप ध्यान दो, तो जो करंट का डायरेक्शन है इस फिगर में वो क्लॉकवाइज है, और जब इसी में से सेल को आपने हटा दिया तो जो डायरेक्शन हुआ वो एंटी क्लॉक हुआ। तो ये जो माइनस साइन बताता है डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का कंसेप्ट बताता है कि धीरे धीरे कैपेसिटर अपने को डिस्चार्ज करता जाएगा और जो करंट है वो भी धीरे धीरे खत्म होता जाएगा, जीरो की तरफ जाएगा। लेकिन पहले अगर डायरेक्शन था क्लॉकवाइज तो अब है एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए माइनस है। बच्चों इसमें हम लोग टू द पॉइंट बस फॉर्मूले का यूज समझ रहे हैं। बाकी जो इसके इस वीडियो सीरीज का फायदा भी यही है मेन, कि आप जो मेन मेन फॉर्मूले हैं उनको आप समझ जाओ, उनका अब यूज क्या है वो समझ जाओ, और इससे आप अपना एक प्रॉपर फॉर्मूले का सेट भी बना सको जो आपको शॉर्ट नोट्स में बहुत हेल्प करेगा। ये फॉर्मूला बच्चों कहाँ का है, जब आप n सेल्स को लगा दे रहे हो, यानी ऐसे आपने एक सीरीज में n सेल्स को लिया हुआ है और ऐसे आपके पास कितने कॉम्बिनेशन हैं, आपने इस ढंग से कई सेल्स को ऐसे जोड़ रखा है और ये कॉम्बिनेशन कितना है, m है। यानी n सेल्स आपने सीरीज में लगाई हैं और वैसे ही सब m रोज आपस में बनाई हुई हैं। हर सेल का जो ईएमएफ है वो E है और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है R है, और आपने फाइनली क्या किया है, उसको किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ में जोड़ दिया है। तो चलिए फॉर्मूला आ कहां से रहा है, जब आप n सेल को सीरीज में लगा रहे हो तो जो ईएमएफ होगा वो Ne हो जाएगा, और जो इंटरनल रेजिस्टेंस नेट है वो हो जाएगा n r/m, क्योंकि जो सेल्स को आपने जोड़ा है पैरेलल में तो वो रेजिस्टेंस हो जाएगा r/m, और n सेल एक सीरीज में लोगी है। तो अब इसी को बच्चों एडजस्ट करोगे तो आपके पास ये वाला फॉर्मूला आ जा रहा है। यानी ये फॉर्मूला बता क्या रहा है कि ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है R का, इसमें से कितने का करंट फ्लो करेगा। नेक्स्ट फॉर्मूला बच्चों क्या बता रहा है, जब आपके पास दो सेल्स हैं और उनको आपने पैरेलल में जोड़ा हुआ है, जैसे ये इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालने का फॉर्मूला है। अगर ये दो सेल्स हैं, मान लो E1 R1 और ये है E2 R2, तो ये इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालने का फॉर्मूला है। यानी अगर आप एक अकेले सेल से इनको रिप्लेस करना चाहते हो तो ये फॉर्मूला है बच्चों, E1/R1 प्लस E2/R2। E1 R1 E2 R2 आप समझ गए होंगे। प्लस साइन अब तब लोगे जब दोनों की पॉजिटिव प्लेट्स आपस में जुड़ी हो, और माइनस साइन कब लोगे, जब अगर कोई ऐसा कॉम्बिनेशन मिले आपको जिसमें एक की पॉजिटिव प्लेट दूसरे के निगेटिव प्लेट से जुड़ी हो, तब आप उसमें माइनस साइन लोगे। नीचे आप हमेशा ही प्लस लोगे, 1/R1 प्लस 1/R2। तो ये बच्चों किसका फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला हो गया इक्विवेलेंट ईएमएफ को निकालने वाला। नेक्स्ट फॉर्मूला है बच्चों मैग्नेटिक फोर्स का। यानी अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है, कोई Q का चार्ज है और ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, और मान लो इस स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, मान लो ये एंगल थीटा बनाते हुए, तो QV क्रॉस B, और बच्चों इसी का जब आप मैग्नीट्यूड लेते हो तो ये बन जाता है QVB साइन थीटा, जहां से आपको ये पता चलता है कि किसी मूविंग चार्ज पर मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स कितने की लग रही है। ये बच्चों लॉरेंस फोर्स का फॉर्मूला है। लॉरेंस फोर्स का मतलब कि कोई ऐसा स्पेस हो जहां की इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड्स मौजूद हो, यानी उस कंडीशन में जो नेट फोर्स होगी वो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड दोनों का एडिशन होती है। तो लॉरेंस फोर्स और कुछ नहीं है, वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स की जो फोर्सेस हैं उनका रिजल्टेंट है, उनका नेट सम है, वेक्टर सम है। तो वो लॉरेंस फोर्स का फॉर्मूला हो गया। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये फॉर्मूला क्या बता रहा है, ये फॉर्मूला बता रहा है आपको कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर है, सपोज ये कोई करंट कैरिंग वायर है जिसकी लंबाई है I, जिसकी लेंथ है करंट है I, लेंथ है L, बल्कि यहाँ वेक्टर लगा लेते हैं। तो ये, और मान लो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है इस स्पेस में वो क्रॉस का है, यानी अंदर की तरफ है। तो ये फॉर्मूला बताता है आपको कि उस वायर पर आप मैग्नेटिक फोर्स कैसे निकालोगे, कितने की निकालोगे। और इसी बच्चों जब आप मैग्नीट्यूड ले लेते हो तो आपको फॉर्मूला मिल जाता है IBL साइन थीटा, जहां की थीटा क्या है, लेंथ एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। निकालने का तरीका क्या होता है, आप करंट के डायरेक्शन में अपने दाहिने हाथ को रखते हो और फील्ड की तरफ मोड़ते हो, जो तना हुआ अंगूठा होता है वो आपको मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन देता है।
नेक्स्ट फॉर्मूला बच्चों ये क्या है? ये है टॉर्क का। टॉर्क अगेन बच्चों जहाँ वेक्टर साइन छूट रहा है आप लगाते जाना उसको। ये फॉर्मूला क्या बता रहा है? मैग्नेटिक जो म्यू है यहाँ मैग्नेटिक मोमेंट, बी है मैग्नेटिक फील्ड। यानी अगर तुम्हारे पास कोई करंट कैरिंग कॉइल है, कोई करंट कैरिंग कॉइल है जैसे ये हो, और ये किसी ऐसे स्पेस में रखी हो जहाँ की मैग्नेटिक फील्ड मौजूद हो। मान लो मैग्नेटिक फील्ड जो इस स्पेस में मौजूद हो वो बी नॉट आई कैप टू बी नॉट जे कैप एटसेट्रा इसका हो, तो उस पर कितने का टॉर्क लग रहा है ये उसको निकालने का फॉर्मूला है। बच्चों इसी से रिलेटेड आप यहाँ देख सकते हो 182 नंबर में, तो जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है जिसको कुछ बुक्स कैपिटल एफ से भी दिखाती है, बात एक ही है वहां पे NIA। कुछ बुक्स इसी को आप देखोगे तो कैपिटल एन से दिखाती हैं, वो उसमें डिफरेंस नहीं है। तो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है टोटल नंबर ऑफ करंट्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट इनटू एरिया। ठीक है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसको भी आप कैसे निकालते हो? करंट का जो डायरेक्शन होता है, चाहे वो एंटी क्लॉक चाहे क्लॉक, उस सेंस में आप अपनी उंगलियों को रखते हो, और जो अंगूठा होता है वो आपको मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन दे देता है। तो ये पहला वाला जो फॉर्मूला है 180 वाला, ये टॉर्क निकालने का है। 182 ये मैग्नेटिक मोमेंट को रिप्रेजेंट करने वाला फॉर्मूला है। 181 बच्चों ये क्या है? ये उस करंट कैरिंग कॉइल के मैग्नेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल में होता था कि U इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई होता था, बिल्कुल उसी तरह से P का काम यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट करता है, और B का काम यहाँ पे E का काम वहां पे B करता है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। कौन सी पोटेंशियल एनर्जी? किसकी? मैग्नेटिक डाइपोल की, यानी करंट कैरिंग कॉइल की। ये बच्चों साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है। यानी अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये कितने साइकिल अपना कंप्लीट कर रहा है एक सेकंड में, ये उसका फॉर्मूला है। ये आता कहां से है? ये फॉर्मूला आता कहां से है? जब आप साइक्लोट्रॉन का रिलेशन बनाते हो वहां से आता है। जब कोई बॉडी मूव कर रही होती है सर्कुलर पाथ में, तो उसको कोई ना कोई फोर्स चाहिए, तो सेंटीपिटल फोर्स दे रही हो, तो mv²/r ये कौन दे रहा होता है? QVB। और फिर आप टाइम पीरियड निकाल लेते हो कहां से? 2πr/v से। एक सर्कमफेरेंस कंप्लीट करने में कितने का समय लगा? और जब आप 1/t कर देते हो तो ये बन जाती है फ्रीक्वेंसी। तो ये साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है। कौन सा चार्ज घूम रहा है कितने मैग्नेटिक फील्ड में? 2πm अंडरस्टूड है, m उसका मास, यानी वो कितनी फ्रीक्वेंसी, यानी कि एक सेकंड में वो कितने चक्कर लगा रहा है, ये उसका फॉर्मूला है। अगर बच्चों जो चार्ज है वो अगर परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट किया गया हो मैग्नेटिक फील्ड में, तो सर्कुलर पाथ पे घूमता है, और अगर नहीं तो वो हेलिकल पाथ पे घूमता है। हेलिकल पाथ का मतलब हो गया कि जितनी देर में उसने अपना एक साइकिल कंप्लीट किया, उतनी देर में वो कुछ आगे भी बढ़ जाता है। यानी एक ऐसे जैसे कोई स्प्रिंग होता है जिसको आप खींच दो, तो उसकी वेलोसिटी का एक कंपोनेंट जिम्मेदार होता है सर्कुलर पाथ पे रखने के लिए, और दूसरा कंपोनेंट जिम्मेदार होता है उसको आगे ले जाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये कहते हो कि आपने ये कोई वेलोसिटी वेक्टर था और ये एंगल थीटा है, तो ये वेलोसिटी का कॉस कंपोनेंट यानी v cos थीटा, और इधर हो गया इसका साइन कंपोनेंट यानी क्या? v sin थीटा। तो v sin थीटा जिम्मेदार है उसको सर्कुलर पाथ पे रखने के लिए, तो रेडियस ऑफ हेलिक्स mv sin थीटा अपॉन qv। अगर इसी को अगर आपने परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट किया होता तो sin थीटा 1 हो जाता, ये हो जाता mv अपॉन qv। और उतनी ही देर में यानी एक साइकिल कंप्लीट करने में ये कितना आगे चला गया, ये हो जाता है पिच ऑफ हेलिक्स। पिच ऑफ हेलिक्स। तो पिच ऑफ हेलिक्स आप निकाल कैसे रहे हो? आप वेलोसिटी का जो कंपोनेंट उसको आगे खींचने के लिए जिम्मेदार है, उसको आप टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई कर रहे हो। यानी जितनी देर में उसने एक साइकिल कंप्लीट किया उतनी देर में वो कितना आगे खिसक गया। तो 2πm अपॉन qb ये टाइम पीरियड हुआ, उसको v cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो पिच ऑफ हेलिक्स आ गया, यानी उतनी देर में वो कितना आगे बढ़ गया है। बच्चों ये फॉर्मूला मैग्नेटिक फोर्स का है। जब दो चार्जेस, मान लो तुम्हारे पास ये दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, इनके बीच का सेपरेशन है R, और ये दोनों V1 और V2 वेलोसिटी से मूव कर रहे हो, तो इनके बीच में मैग्नेटिक फोर्स कितने की लगेगी, ये उसका फॉर्मूला है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई Q1 V1 Q2 V2 बाय R स्क्वायर। अगर ये एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं,
तो प्रैक्टिकली ये कंडीशन बन जाएगी कि दो करंट कैरिंग वायर हैं, एक ही डायरेक्शन में करंट लेके जा रही हैं, तो उनमें अट्रैक्शन, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में ले आ रही होती है तो रिपल्शन। वो तो बात हुई डायरेक्शन की, लेकिन जहां तक मैग्नीट्यूड का सवाल है तो ये आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। बच्चों इसी तरह से हम लोग कई सीरीज पढ़ रहे हैं, इसमें कई चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट में चेक कर लेना। ये फॉर्मूला बच्चों कहाँ का है? 187 नंबर। ये किसी सॉलिड कोई ऐसे सिलेंडर है और उसमें करंट फ्लो कर रहा है। ये कंसेप्ट काफी हद तक सिमिलर है। एक सॉलिड स्फेयर में, सॉलिड कोई स्फेयर है, उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो ये इसमें पूरे में करंट फ्लो कर रहा है, यानी वायर जो इसमें करंट लेके जा रही है उसमें करंट पूरे पाई आर स्क्वायर में डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी आई जो है वो प्रोपोर्शनल है पाई कैपिटल आर स्क्वायर के, और इसमें इसके एक्सिस से कुछ डिस्टेंस आर पे, स्मॉल आर पे, स्मॉल आर पे, ये मैग्नेटिक फील्ड को निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कहाँ चलेगा? जैसे कोई सिलेंडर है, ठोस सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है, मान लो उसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर और तुमको अंदर किसी पॉइंट पर 1 सेंटीमीटर पर मैग्नेटिक फील्ड को निकालना है। अब अगर ये चीज जो क्लियर हो गई तो जिसका अगला वाला है वो उसी के इक्विवेलेंट है, कि थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं ताकि वो भी दिखाई दे। जब आप सरफेस की बात करोगे तो पूरा पूरा जो करंट है वो ऐसे बिहेव करेगा जैसे कि वो एक्सेस पर आ गया हो, तो उस कंडीशन में पूरा पूरा करंट आई का, और ये 2 पाई, अब जब म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, जैसे कोई किसी करंट कैरिंग वायर के कारण आर के डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड के लिए होता है। और वही अगर आप इसके बाहर आ जाओगे बच्चों, स्मॉल आर हमेशा आप जो लेते हो वो एक्सेस से लेते हो, यानी ये जो फॉर्मूला आर इक्वल टू कैपिटल आर वाला ले रहे हो आप, उसमें क्या कर रहे हो? आप सरफेस की बात कर रहे हो, आप सरफेस की बात कर रहे हो, कैपिटल आर। और जब आप स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर की बात कर रहे हो तो आप इसके बाहर के, यानी किसी सिलेंडर के बाहर की बात कर रहे हो। तो बच्चों कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो फॉर्मूला है ऊपर वाला, ये वाला 187 वाला, ये कब चलेगा? जब आप अंदर के किसी पॉइंट पर फील्ड को निकालेंगे। ये कब चलेगा 188 वाला? ये सरफेस पर चलेगा। 188 का ही एक दूसरा पार्ट है जो अगर आप सरफेस से बाहर आ जा रहे हो तब के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला बच्चों 189 नंबर, ये फॉर्मूला है किसी करंट कैरिंग वायर के कुछ डिस्टेंस डी पर मैग्नेटिक फील्ड का, अगर वो इनफाइनाइट नहीं है, ये अगर डी का डिस्टेंस है, इस पॉइंट पर तुमको अगर निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, तो ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। ये एंगल थीटा 1, और इसी वायर को अगर आप ऐसे आगे बढ़ा दो तो ये एंगल थीटा 2, यानी ये एक फाइनाइट, यानी एक ऐसी वायर जिसकी लंबाई इनफाइनाइट नहीं है, बहुत बड़ी नहीं है, ये उसको निकालने वाला फॉर्मूला है थीटा 1 थीटा 2। इसी फॉर्मूले को बच्चों अगर आप यहां से इसको नाम दे दो अल्फा और इसको नाम दे दो बीटा, परपेंडिकुलर जो आपने गिराया इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड के लिए, तो इसी फॉर्मूले को लिखने का एक तरीका ये भी होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये भी एक तरीका होता है। यानी ये किसी फाइनाइट वायर से कुछ डिस्टेंस डी पर मैग्नेटिक फील्ड को निकालने वाला फॉर्मूला है। ये बच्चों दो करंट कैरिंग वायर्स अगर हैं और उनमें करंट फ्लो कर रहा है I1 I2 का, और बीच का सेपरेशन है उनका R, तो उनके बीच में मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ को निकालने का फॉर्मूला है। ये F/L यहाँ पे जो क्या दिखा रहा है, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ ही दिखा रहा है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 बाई R। अगर दो वायर्स एक ही डायरेक्शन में करंट लेके जाती हैं तो उनमें अट्रैक्शन होता है, और अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में लेके जा रही हो तो उनमें रिपल्शन होता है। लेकिन मैग्नेटिक फोर्स का जो फॉर्मूला है वो ये, यानी ये फॉर्मूला बच्चों कहाँ चलता है? दो करंट कैरिंग वायर्स के बीच में मैग्नेटिक फोर्स को निकालने के लिए। नेक्स्ट क्या है बच्चों? नेक्स्ट है किसी लॉन्ग सोलेनॉइड, इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनॉइड, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। यानी अगर ऐसे कोई एकदम इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनॉइड है तो उसके अंदर बच्चों इसमें एन क्या होता है? म्यू नॉट तो अंडरस्टूड है, आई करंट होगा, एन क्या है इसमें? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ,
यानी कितने नंबर ऑफ टोटल टर्न्स हैं पर यूनिट लेंथ, ये होता है किसी लॉन्ग सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। और अगर इसके एक एंड की बात करो, जैसे एक इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनॉइड है, एक साइड तो वो इन्फिनिटी जा रहा है, लेकिन एक सिरा इसका, ये वाला सिरा, ये सिरा यानी फिक्स है, यानी एक तरफ फिक्स है, दूसरी तरफ वो इनफाइनाइट जा रहा है। तो ये फॉर्मूला म्यू नॉट एन आई अपॉन 2, यहाँ एन अंडरस्टूड है वही है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, या कह लें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और एक सिरे पर निकालने वाला फॉर्मूला, यानी इफ अगर एक साइड में सोलेनॉइड इनफाइनाइट जा रहा है तो उसके एक एंड पर निकालने का फॉर्मूला है। और ये फॉर्मूला है बच्चों किसी फाइनाइट सोलेनॉइड के लिए, किसी फाइनाइट सोलेनॉइड यानी एक ऐसा सोलेनॉइड जो छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है, उसमें आपने किसी अंदर किसी पॉइंट पर फील्ड को लिया, ये आप ऐसे आपके अपने एक्सिस को डिफाइन करेंगे, और आप जब ले आके एंगल यहां से ऐसे लेंगे तो ये एंगल θ1, और फिर इधर से ये पूरा एंगल θ2, ये बताता है एक फाइनाइट सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला अंदर। जब आप अंदर के लेते हो θ1 यानी एक सिरे पर, θ2 दूसरे सिरे पर। 194 बच्चों ये बायट-सैवर्ट लॉ है। बायट-सैवर्ट लॉ, इस पे बल्कि हम लोग ये वेक्टर लगा लेते हैं। ये बायट-सैवर्ट लॉ है कि अगर कोई वायर है जिसमें से करंट I का फ्लो कर रहा है, और आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर R के डिस्टेंस पर उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड को निकालना है, जिसमें आपने एक लेंथ एलिमेंट काटा dl, जो एंगल थीटा बनाते हुए, तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड को निकालने का फॉर्मूला है। बच्चों इसके पूरे जो पीडीएफ नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, और इसी तरह से हम लोग इसके आगे भी कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोग इस प्लेलिस्ट के जो बाकी वीडियोस हैं वो देख लो, और प्लेलिस्ट में आप ये भी देख लो कि कई ऐसे टॉपिक्स चल रहे हैं जिनको हम लोग कवर कर रहे हैं, जैसे रोटेशनल मोशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मॉडर्न फिजिक्स एटसेट्रा। बच्चों ये फॉर्मूला है जो वेलोसिटी ऑफ लाइट को रिलेट करता है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट यानी परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज इक्वल टू 1 by c स्क्वायर। यहाँ c क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये फॉर्मूला बच्चों किसका है? 196 वाला, ये टोरॉइड के अंदर फील्ड का फॉर्मूला है। टोरॉइड यानी ऐसे एक, ये आपने जो बनाया जैसे एक स्प्रिंग ले लो और उसके दो सिरों को जोड़ दो, तो टोरॉइड, यहाँ n टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं, I करंट इन द टोरॉइड, R इज द रेडियस, यानी आप इसके अंदर किसी पॉइंट पर निकालना चाहते हो, यानी आप इस फिगर को ऐसे भी बना सकते हो कि ये टोरॉइड हो ऐसे, इसके अंदर किसी पॉइंट पर आपको, यहाँ पे किसी पॉइंट पर आपको फील्ड को निकालना है। तो व्हाट इज कैपिटल N टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, यानी जितने टर्न्स है सबको जोड़ लोगे। I क्या है उसमें करंट, R क्या है सेंटर से डिस्टेंस, जितनी दूरी पर आपको टोरॉइड के अंदर फील्ड को निकालना है। लास्ट फॉर्मूला बच्चों आज के इस लेक्चर का है, ये है किसी करंट कैरिंग लूप के अंदर एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड का, यानी कोई करंट कैरिंग अगर लूप है, करंट कैरिंग लूप है, इसमें करंट I का फ्लो कर रहा हो, ये R का रेडियस हो, और X के डिस्टेंस पर आपको फील्ड को निकालना हो, तो ये उसका फॉर्मूला है, नॉट अपॉन 2 IR स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस S स्क्वायर होल पावर 3/2। और यहीं से बच्चों एक पर्टिकुलर केस आता है, अगर आप x इज इक्वल टू 0 ले लो, यानी आप सेंटर ले लो, तो जब आप x को 0 ले लोगे तो मैग्नेटिक फील्ड आपको कितने का मिल जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 2, x की वैल्यू 0 ले लो तो ये बन जाएगा I/R। तो ये फॉर्मूला इसका मैग्नेटिक फील्ड का किसी करंट कैरिंग लूप के सेंटर पर। और बच्चों डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? जिस सेंस में करंट होता है उस सेंस में आप अपनी उंगलियों को रखोगे, और जो आपका तना हुआ अंगूठा होता है वही मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन देता है, वही मैग्नेटिक मोमेंट का भी डायरेक्शन देता है। ठीक है, तो बच्चों आज के इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर से इसके टॉपिक 197 इसके आगे बढ़ेंगे, यानी और जो कुछ टॉपिक्स हैं उनके जो फॉर्मूले हैं उनको देखेंगे। इस सीरीज में हम लोग जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं फिजिक्स में जो यूज होते हैं उनको कवर कर रहे हैं। तो बच्चों अगर आप लोगों ने इससे पहले वाले जो फॉर्मूले हैं अगर वो वीडियोस नहीं देखे तो उनको भी देखो। विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, कीप स्टडिंग।